जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी 65 में। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के मैं अपनी इस नए वीडियो में, जो कि भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 भाग छोटे छोटे भाग डाले हैं, उसे एक बार ज़रूर देखें। और हाँ, देखने के बाद आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर जो भी वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है उसे सॉल्व करें और देखें कि क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो भी कमेंट करें, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करें। इसके पहले मैंने भारत सरकार अधिनियम 1909 के बारे में बताया था। आज इसके आगे हम भारत सरकार अधिनियम 1909 के बारे में जानेंगे। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत का सचिव मॉन्टेग्यू हुआ करता था तथा वायसराय चेम्सफोर्ड हुआ करता था। इसलिए इन दोनों के नाम पर इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के तहत जो 1993 से भारत के सचिव को भारत के राजस्व से वेतन दिया जाता था, उसे समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को भी चुनाव में मताधिकार देने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार निर्वाचन प्रणाली को और बढ़ावा दिया गया तथा इस आधार पर सिख, ईसाई तथा आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों को भी शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रथम बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन, तथा प्रांतीय विधानसभा, जिसे निम्न सदन कहा जाता है, की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू था उसे समाप्त करके अब केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय तथा संघीय बैंक की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया तथा 3 अनुसूचियों में इस शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। इस अधिनियम को नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली रहित इंजन गाड़ी कहा। आइए हम लोग एक बार से रिकॉल करते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया है वही मैंने एक बार लिखा है, आप लोग उसे एक बार जरूर देख लें। आइए शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया भारत सरकार अधिनियम को भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा वायसराय चेम्सफोर्ड के नाम पर इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया तथा 1993 से भारत के सचिव का खर्च जो भारत के राजस्व से दिया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत प्रथम बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाई गई। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार किया गया तथा सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों का ऊपर भी लागू कर दिया गया। सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन, तथा विधान सभा, जिसे निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। इसके बाद हमने पढ़ा भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। इस संघीय न्यायालय की स्थापना की गई तथा संघीय बैंक की भी स्थापना की गई। शक्तियों का विभाजन किया गया।
जो 3 सूचियों में विभाजित किया गया, जिसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहते हैं। पंडित नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा। हमारे भारतीय संविधान में जो प्रमुख बातें हैं उसमें सबसे अधिक बातें भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला हम लोग का है 1937 का प्रांतीय चुनाव। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडल चुनाव संपन्न कराए गए। इस चुनाव में कांग्रेस को अपार सफलताएं प्राप्त हुईं। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। वो प्रांत थे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 228 में से 134 स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई, जिससे वह अकेले अपने दम पर सरकार बनाई और वहाँ के मुख्यमंत्री वल्लभ पंत को नियुक्त किया गया तथा विधि और कानून मंत्री के.एस. काटजू को नियुक्त किया गया। वित्त मंत्री के तौर पर अहमद किदवई को चुना गया। इसके बाद 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। आइए एक बार हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव कराए गए। कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई। 5 प्रांतों में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को, जो पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, कि कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई, जिससे संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई। इस सरकार के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत एवं विधि मंत्री एवं न्याय मंत्री के.एस. काटजू तथा वित्त मंत्री रफ़ी अहमद किदवई को बनाया गया। 1939 में अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया, जिसके त्यागपत्र देने के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अगला हम लोग का है अगस्त प्रस्ताव। लॉर्ड लिनिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के विरोध में इस प्रस्ताव का विरोध किया और अपने को, जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उससे अलग करने की कोशिश की। इस प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया। यह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया। इसके प्रथम सत्याग्राही विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्राही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। आइए हम लोग एक बार इसे देखते हैं। मैंने जो आपको बताया, लॉर्ड लिनिथगो जो उसमें वायसराय हुआ करते थे, कि उन्हीं के शासनकाल में उनके माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध से, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उससे अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से शुरू किया गया, जिसके प्रथम सत्याग्राही आचार्य विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्राही जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अगला हम लोग का है क्रिप्स मिशन 1942। इस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करता था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य
सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार पंडित नेहरू तथा मौलाना आज़ाद थे। 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया कि युद्ध के उपरांत भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वो सांप्रदायिक आधार पर देश का बंटवारा चाहते थे और जो उसकी मांग को ठुकरा दिया। कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि कांग्रेस को यह लगता था कि यह सांप्रदायिक आधार पर देश का बंटवारा करना चाहता है। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक की नाम उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। आइए हम लोग इसके एक बार देखते हैं। जो मैंने आपको बताया है वही लिखा है, एक बार आइए देखते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है जो मैंने आपको बताया, इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। विंस्टन चर्चिल ने ही युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद थे। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया कि युद्ध उपरांत नए संविधान की रचना के लिए नवनिर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग को ठुकरा दिया गया था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। आइए हम लोग एक बार पूरे जो मैंने भी अभी पढ़ा है उसे एक बार रिकॉल करते हैं। तो हमने अभी बताया 1937 का प्रांतीय चुनाव। तो यह इसके माध्यम से यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में विधान मंडलों के चुनाव कराए गए। कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई। 5 प्रांतों में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। फिर मैंने आपको बताया कि 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 228 में से 134 स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई। फिर मैंने आपको बताया कि वहाँ के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ भाई पंत को बनाया गया तथा विधि और न्याय मंत्री के.एस. काटजू को बनाया गया तथा वित्त मंत्री अहमद किदवई को बनाया गया। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1940 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद हमने पढ़ा अगस्त प्रस्ताव 1940। मैंने इसके माध्यम में बताया कि इस समय वायसराय लॉर्ड लिनिथगो हुआ करता था। उसी के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इसके विरोध में अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध से अपने को अलग दिखाने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। यह 17 अक्टूबर 1940 को पावनार आश्रम से महाराष्ट्र से आरंभ किया गया। जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अगला हमने आपको बताया क्रिप्स मिशन 1942। मैंने आपको बताया कि इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करता था। उसी ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। इस प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया
उसमें कहा गया कि युद्ध के उपरांत हम भारत को एक संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे जो नवनिर्वाचित होगा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा। फिर मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया क्योंकि वह सांप्रदायिक आधार पर देश का बंटवारा चाहते थे और यह इस मांग को ठुकरा दिया गया। और कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया क्योंकि इस मिशन का विरोध किया क्योंकि यह कांग्रेस को लगता था कि यह सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर रहा है। फिर मैंने बताया गांधी जी ने इस प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक के रूप में संज्ञा दी। अगला हम लोग का है वेवेल योजना। इसमें वायसराय लिनिथगो के स्थान पर वेवेल को वायसराय बनाया गया। वेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए तथा अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए एक विस्तृत योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। इसमें बताया कि कार्यकारिणी में मुस्लिम तथा हिंदुओं के सदस्य बराबर होंगे तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत अपना संविधान बना सकता है। इसके बाद है शिमला सम्मेलन 1945। यह 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया, जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबू कलाम आज़ाद ने किया था। इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। आइए हम लोग इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इस समय लिनिथगो के स्थान पे नए वायसराय वेवेल बनाए गए। तो वेवेल ने ही भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने तथा अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया 14 जून 1945 को, जिसे वेवेल योजना कहते हैं। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों तथा हिंदुओं की सदस्यों की संख्या बराबर होगी तथा इसमें बताया कि द्वितीय विश्व युद्धोपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। इसके बाद हमने आपको बताया शिमला सम्मेलन 1945। यह 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया, जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबू कलाम आज़ाद ने किया और गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो आइए, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद।